नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फोकस पावर पे। तो आज हम लेके आए हैं बीआरओ व्हीकल मैकेनिक की क्लास नंबर 8, जो कि बीच में कंटिन्यू नहीं कर पाए थे हम चैनल पे। तो उस क्लास को आज से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जो भी एमसीक्यू की सीरीज़ चल रही है, 1000 एमसीक्यू की सीरीज़, तो उस सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये क्लास आपके बीआरओ व्हीकल मैकेनिक के अलावा रेलवे एएलपी टेक्नीशियन में भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, और बाकी जो भी ऑटोमोबाइल ट्रेड से रिलेटेड एग्ज़ाम होंगे उन सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है, तो ये हमारी चैनल पे प्रीवियस क्लासेस हैं। ये एमसीक्यू नहीं है, इसमें एक्सप्लेनेशन है 4 स्ट्रोक वर्किंग के बारे में, क्या क्या एक्सप्लेन किया गया है, ये सब ये दिखाया गया है। तो आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं चैनल पे जाके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो एमसीक्यू सीरीज का। इसमें इंग्लिश में क्वेश्चन दिए गए हैं, पर आप निश्चित रहें, आपको हिंदी में पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। और जो पीडीएफ है इसकी, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ एन एल्यूमिनियम अलॉय सिलेंडर ब्लॉक ओवर अ ग्रे कास्ट आयरन सिलेंडर ब्लॉक। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एल्यूमिनियम अलॉय का जो सिलेंडर ब्लॉक रहता है, उसके क्या एडवांटेज होते हैं कंपेयर करके ग्रे कास्ट आयरन का जो सिलेंडर ब्लॉक होता है। तो क्या रहता है, मशीनेबिलिटी रहती है, डेंसिटी रहती है, थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट रहता है, या फिर थर्मो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी रहती है। तो जो फ़ायदा होता है एल्यूमिनियम अलॉय सिलेंडर ब्लॉक का कास्ट आयरन से, तो किसके लिए होता है, डेंसिटी के होता है। तो लाइट डेंसिटी होती है एल्यूमिनियम अलॉय की कास्ट आयरन के थ्रू। तो कितनी लाइट होती है, तो 1/3 होता है। कास्ट आयरन का कितना होता है, 1/3 होता है डेंसिटी एल्यूमिनियम अलॉय की। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर है डेंसिटी। अगला प्रश्न है, व्हाट इज कास्ट इन द क्रैंकेस फॉर एडेड स्ट्रेंथ एंड टू सपोर्ट द कैमशाफ्ट बेरिंग। तो क्रैंकेस में स्ट्रेंथ कौन देता है, और कैमशाफ्ट बेरिंग को सपोर्ट कौन सी चीज़ करती है। तो फिल्टर फॉर ऑयल, आर्म विद रॉकर, रिम्स, या मैनिफोल्ड। तो राइट आंसर होता है कौन स्ट्रेंथ देता है, रिम्स देते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच scavenging mechanism is employed in two wheeler what do not to have a deflector type piston। तो कौन सा टाइप का स्कैवेंजिंग प्रोसेस या मैकेनिज्म लगाया जाता है किसमें, टू व्हीलर के इंजन में, जिसमें डिफ्लेक्टर टाइप का पिस्टन नहीं दिया जाता है। तो जो टू व्हीलर का इंजन है जिसमें स्कैवेंजिंग का किस तरीके का प्रोसेस रहता है जिसमें डिफ्लेक्टर टाइप पिस्टन ना हो। तो किस तरीके से होता है, स्कैवेंजिंग इन रिवर्स फ्लो, क्रॉस स्कैवेंजिंग, यूनिफॉर्म स्कैवेंजिंग लूप्स। तो राइट आंसर क्या होगा, तो उसमें क्रॉस स्कैवेंजिंग प्रोवाइड की जाती है। तो स्कैवेंजिंग क्या होता है, जो फ्रेश चार्ज होता है वो एग्जॉस्ट गैसेस को पुश करता है बाहर की तरफ। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, स्कैवेंजिंग प्रोसेस कहते हैं। तो ये कब होता है, जब इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व कुछ टाइम के लिए दोनों वाल्व खुले रहते हैं। तो ओवरलैप पीरियड के टाइम पे ये काम होता है स्कैवेंजिंग प्रोसेस का ज़्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पिंटल नोजल स्प्रे कॉन एंगल। तो इंजेक्टर के जो पिंटल नोजल टाइप का इंजेक्टर होता है, तो उसका स्प्रे एंगल कितना होता है, तो वो होता है 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सीआई इंजन व्हेन इज द फ्यूल इंजेक्टेड। तो फ्यूल कब इंजेक्ट किया जाता है सीआई इंजन में, स्ट्रोक ऑफ कंप्रेशन, स्ट्रोक ऑफ एक्सपेंशन, द सक्शन स्ट्रोक एंड स्ट्रोक ऑफ एग्जॉशन। तो राइट आंसर होगा स्ट्रोक ऑफ कंप्रेशन। तो कब किया जाता है सीआई इंजन में फ्यूल इंजेक्ट, स्ट्रोक ऑफ कंप्रेशन। तो कंप्रेशन पे भी कहाँ पे, एंड ऑफ द कंप्रेशन, मतलब कंप्रेशन का एंड हो ही चुका होता है, उससे कुछ डिग्री पहले फ्यूल इंजेक्ट होना शुरू हो जाता है सीआई इंजन में। अगला प्रश्न है, when entering a bend the front wheels are spinning at various angle, second towing out the front wheels, third the angle of the inside front wheel is greater than the angle of the outside wheel, और लास्ट ऑप्शन है एवरीथिंग मेंशन अबव। तो राइट आंसर क्या होगा, एवरीथिंग मेंशन अबव, यानी कि जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी सही है।
तो ये पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, जब हम बैंड लेते हैं, टर्न लेते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है। तो फ्रंट व्हील क्या क्या होता है, फ्रंट व्हील आर स्पिनिंग एट वेरियस एंगल, जो फ्रंट व्हील होते हैं वो अलग अलग एंगल पे स्पिन होते हैं यानी कि चलते हैं। सेकंड क्या है, टोइंग आउट द फ्रंट व्हील, जो फ्रंट व्हील होता है वो टो आउट होते हैं। अगला है द एंगल ऑफ इनसाइड फ्रंट व्हील्स इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ आउटसाइड व्हील। तो जो अंदर की तरफ जब भी हम मोड़ काटते हैं तो अंदर की तरफ जो व्हील होगा उसका जो एंगल होगा क्या होगा, उसका एंगल आउटसाइड व्हील से ग्रेटर देन होगा द एंगल ऑफ द आउटसाइड व्हील। तो ये था इस क्वेश्चन का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जॉस्ट वाल्व ऑन करंट 4 स्ट्रोक इंजन ओपन्स ओनली। तो एग्जॉस्ट वाल्व जो अभी 4 स्ट्रोक इंजन चल रहे हैं तो उसके एग्जॉस्ट वाल्व कब ओपन होता है। तो बिफोर टीडीसी, बिफोर बीडीसी, बिफोर टीडीसी या फिर फॉलोइंग बीडीसी। तो कब ओपन होता है, बिफोर बीडीसी, यानी कि जब पावर स्ट्रोक से, जैसे ये इंजन सिलेंडर है, इसके अंदर एक पिस्टन है, तो ये है टॉप डेड सेंटर, ये है बॉटम डेड सेंटर। तो क्या होता है जब पावर स्ट्रोक में पिस्टन नीचे की तरफ चल रहा होता है, तो ये जब यहाँ पे बीडीसी पे आ जाता है तो इस पे आने से पहले ही एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है, कुछ डिग्री पहले। तो यही ये कहना चाह रहा है कि 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, एग्जॉस्ट वाल्व कब खुलता है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, बिफोर पीडीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल इंजन आर ऑल्सो रेफर टू एस। तो पेट्रोल इंजन को हम क्या कह के बुलाते हैं। तो इंजन विद कंप्रेशन इग्निशन, इंजन विद स्पार्क इग्निशन, इंजन पावर्ड बाय स्टीम, नॉन ऑफ दिस। तो क्या बोलते हैं हम, एसआई इंजन भी कहते हैं पेट्रोल इंजन को, स्पार्क इग्निशन, क्योंकि उसमें स्पार्क प्लग लगे रहते तो इसीलिए हम स्पार्क इग्निशन इंजन भी कहते हैं पेट्रोल इंजन को। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द पावर जनरेटेड इनसाइड द इंजन सिलेंडर इज रेफर टू एस। तो जो इंजन के सिलेंडर के अंदर पावर जनरेट होती है यानी कि पावर बनती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, ब्रेकिंग फोर्स कहते हैं, इंडिकेटेड पावर कहते हैं, या नन ऑफ द अबव कहते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिकेटेड पावर। तो क्या कहते हैं, इंडिकेटेड पावर, जो हम कहते हैं कि आईएचपी क्या होता है, आईएचपी बनती है कहाँ, इंजन के सिलेंडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटरी इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस विच मीन्स इट स्टोर्स इलेक्ट्रिसिटी। तो बैटरी इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है, तो इस इलेक्ट्रिसिटी को किस तरीके से स्टोर करके रखती हैं। तो ऑप्शन है, केमिकल एक्शन इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो केमिकल एक्शन के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड मैकेनिकली। थर्ड ऑप्शन है, इंस्टेड ऑफ फ्लैट प्लेट्स इट हैज़ कर्व प्लेट्स। लास्ट ऑप्शन, नन ऑफ द प्रिसीडिंग। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, केमिकल एक्शन इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो पावर होती है, उसको केमिकल के फॉर्म में स्टोर करके रखती है, और जब ज़रूरत होती है तो उसी केमिकल के एक्शन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती है ऑटोमोबाइल की बैटरी। तो बैटरी इस तरीके से काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेट्रोल इंजन कंप्रेशन रेशियो इज नियर। तो पेट्रोल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो रहता है वह किसके आसपास रहता है। तो 8:1, 4:1, 15:1 या फिर 20:1। तो राइट आंसर जो बुक के अनुसार होता है वो 8:1, क्योंकि जो ITI का सिलेबस है वो अभी भी ओल्ड चल रहा है। पर अगर इसमें अगर कुछ ऐसे दिया जाता है कि 8:1 से 15:1 या फिर 16:1, तो तब आप उसमें उस ऑप्शन में जा सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन काफ़ी ध्यान से करने होते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि इसके जो ऑप्शन होते हैं काफ़ी कंफ्यूजिंग रहते हैं। तो अब हम इसमें हम देख नहीं सकते कि किस बुक से एग्जामिनर ने क्वेश्चन उठाया है, वो उसके अनुसार ही अपना आंसर राइट मानेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ब्रेक फ्लूइड्स बेसिक प्रॉपर्टी आर एज फॉलोज। तो ब्रेक फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए, ब्रेक फ्लूइड जो जिसको हम ब्रेक ऑयल भी कहते हैं, तो उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है मतलब क्या क्या होनी चाहिए। तो ऑप्शन है, लो विस्कोसिटी होनी चाहिए, हाई बॉइलिंग पॉइंट भी होना चाहिए, कंपैटिबिलिटी विद रबड़ एंड मेटल पार्ट, यानी कि
जो रबड़ और मेटल पार्ट है उसके साथ कुछ रिएक्शन ना करे ब्रेक फ्लूइड। तो ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर है। ये सभी ऑप्शन, सभी प्रॉपर्टीज एक ब्रेक ऑयल में होनी चाहिए या ब्रेक फ्लूइड में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लेड एसिड बैटरीज नेगेटिव प्लेट हैव। तो लेड एसिड बैटरी की नेगेटिव प्लेट क्या होती है? लेड सल्फेट होती है, लेड पैराऑक्साइड की होती है, लेड दैट स्पंजी की होती है, यानी कि स्पंजी लेड की होती है, या फिर H2SO4 की रहती है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पीबी की रहती है। किसकी रहती है? पीबी स्पंजी लेड की रहती है लेड एसिड बैटरी की नेगेटिव प्लेट। अगला प्रश्न है, पेट्रोल दैट डिटोनेट्स रेडली इज रेफर्ड टू बी। तो क्या कह सकते हैं हम उसको? लो ऑक्टेन पेट्रोल कहते हैं, हाई ऑक्टेन पेट्रोल गैसोलाइन कहते हैं, या अनलेडेड पेट्रोल या ब्लेंडेड फ्यूल कहते हैं। तो क्या कहते हैं हम? लो ऑक्टेन पेट्रोल। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है, लो ऑक्टेन पेट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाइड्रोलिक ब्रेक्स द ब्रेक पाइप इज कंप्राइज्ड ऑफ। तो हाइड्रोलिक जो ब्रेक सिस्टम होता है उसके जो पाइप रहते हैं जिससे ब्रेक फ्लूइड जाता है कहाँ तक? व्हील सिलेंडर तक। तो वो किस तरीके के पाइप्स होते हैं? पीवीसी के होते हैं, स्टील के होते हैं, रबड़ के होते हैं, या फिर कॉपर के होते हैं। तो आपने गाड़ी में देखा होगा, नोटिस किया होगा, तो जो ब्रेक लाइन रहती है वो किसकी बनी रहती है? स्टील की बनी रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, द ईज विद विच अ लिक्विड वेपोराइज इज रेफर्ड टू एज। तो क्या होता है? वोलेटिलिटी राइट आंसर होगा इसका। जो लिक्विड को वेपोराइज को रेफर करता है, यानी कि जो कोई भी लिक्विड वेपर हो रहा है तो उस पोजीशन को क्या कहते हैं? जैसे बहाव को क्या कहते हैं? किसी भी लिक्विड के बहाव को क्या कहते हैं? तो किसके द्वारा मेजर किया जाता है, रेफर किया जाता है? तो वो विस्कोसिटी से दर्शाया जाता है। तो इसीलिए जो लिक्विड का वेपोराइजेशन होता है वो उसको हम वोलेटिलिटी से दर्शाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, what are the active elements in both the negative and positive plates that change as the battery discharge? तो ऑप्शन है स्पंजी लेड, सल्फ्यूरिक एसिड, लेड ऑक्साइड, या लेड सल्फेट। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, लेड सल्फेट। तो एक बार क्वेश्चन हिंदी में भी एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट आर द एक्टिव एलिमेंट इन बोथ द नेगेटिव एंड पॉजिटिव प्लेट दैट चेंज एज द बैटरी डिस्चार्ज। तो नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट में दोनों में ऐसा क्या एलिमेंट रहता है जिससे बैटरी डिस्चार्ज हो सकती है, चेंजेस आ सकते हैं? तो क्या होता है? लेड सल्फेट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, द पाइप्स यूज्ड इन डीजल इंजन्स फ्रॉम द पंप टू द नोजल आर मेड ऑफ। तो डीजल इंजन में जो पाइप होते हैं वो किस चीज़ के रहते हैं? पीवीसी के, रबड़ के, स्टील के, या फिर कॉपर के? तो किसके रहते हैं? जो एफआईपी पंप से नोजल तक के लिए फ्यूल को लेके जाते हैं वो पाइप किसके बने रहते हैं? स्टील के बने रहते हैं। तो एफआईपी पंप से, यहाँ पे पंप के लिए फ्यूल पंप की बात कर रहा है, तो फ्यूल पंप से नोजल तक, इंजेक्टर नोजल, तो क्या स्टील के पाइप बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टू काइंड्स ऑफ एंटी फ्रीज। तो एंटी फ्रीज क्या होता है? कूलेंट को हम एंटी फ्रीज कहते हैं। तो यही पूछ रहा है कि दो है क्या दो चीज़ मिलाई जाती हैं एंटी फ्रीज में? तो आइसो ऑक्टेन एंड एथोलीन ग्लाइकोल, एल्कोहल बेस एंड एथोलीन ग्लाइकोल, या ऑप्शन है एथोलीन ग्लाइकोल एंड प्रोपिलीन ग्लाइकोल, या लास्ट है अल्कोहल बेस। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अल्कोहल बेस एंड एथिलीन ग्लाइकोल का मिक्सचर होता है एंटी फ्रीज। तो इसी वजह से वो अल्कोहल होने की वजह से ही वो जो कूलेंट है उसका वो फ्रीज नहीं होता है, क्योंकि अल्कोहल फ्रीज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मटेरियल एडेड टू द ऑयल टू असिस्ट मेंटेन द इंजन क्लीन इज नोन एज। तो क्या होता है? ग्रीस होती है, थिकनिंग एजेंट होता है, सोप होता है, या डिटर्जेंट होता है? तो डिटर्जेंट से क्या करते हैं? हम इंजन को क्लीन रख सकते हैं, जो भी ऑयल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रैंकशाफ्ट आर टाइपिकली फोर्ज्ड टू अचीव। तो क्रैंकशाफ्ट को किसके द्वारा किस तरीके से फोर्ज किया जाता है? जो हीट ट्रीटमेंट है जिसके थ्रू क्रैंकशाफ्ट बनती है, तो किस तरीके से किया जाता है?
तो मिनिमम फ्रिक्शन इफेक्ट से, अ गुड मैकेनिकल डिजाइन से, गुड ग्रेन स्ट्रक्चर से, या फिर इम्प्रूव कोरोजन स्ट्रक्चर से। तो राइट आंसर है इसका अ गुड मैकेनिकल डिजाइन। तो क्या ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, जिसके थ्रू क्रैंकशाफ्ट की टिपिकली फोर्जिंग की जाती है। अगला प्रश्न है द नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस इन अ लैप वाइंडिंग ऑफ अ डीसी जनरेटर आर्मेचर इज इक्वल टू। तो पैरेलल कितने नंबर की पैरेलल लाइन होती है लैप वाइंड डीसी मोटर की लैप लाइन में? तो नंबर ऑफ पोल्स, हाफ द नंबर ऑफ पोल्स, द नंबर ऑफ पोल्स, 2 and 3 poles. Next question. The unsprung mass in a vehicle system is mostly made up of. तो अनस्प्रंग मास क्या होता है? द फ्रेम असेंबली होती है, गियर बॉक्स एंड प्रोपेलर शाफ्ट, एक्सल एंड द पार्ट अटैच्ड टू इट, इंजन एंड एसोसिएट पार्ट। तो क्या होता है? एक्सल एंड द पार्ट्स अटैच टू इट। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है? दो व्हीकल सिस्टम का जो अनस्प्रंग मास होता है तो किस चीज़ का बना रहता है? तो क्या होता है? एक्सल और जो पार्ट अटैच रहते हैं एक्सल के साथ उनका ही अनस्प्रंग मास कहते हैं व्हीकल सिस्टम का। अगला प्रश्न है वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉक एब्जॉर्बर कंपोनेंट्स। शॉक एब्जॉर्बर कंपोनेंट्स क्या है? वॉल्व है, कॉपलर है, वॉल्व स्प्रिंग है, या पिस्टन है? तो क्या है? वाल्व्स हैं। शॉक एब्जॉर्बर में वाल्व रहते हैं, जैसे नॉन रिटर्न वाल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑटोमोबाइल चेसिस compresses द इंजन फ्रेम, पावर ट्रेन, व्हील्स, स्टीयरिंग एंड। ये क्वेश्चन पूरा टाइप नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फ्रेम सपोर्ट्स द इंजन बॉडी, पावर ट्रेन एलिमेंट्स एंड। तो व्हील्स को, जैक को, रोड को या रॉड को? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, व्हील्स। तो क्या पूछ रहा है? जो इंजन की बॉडी होती है वो पावर ट्रेन सिस्टम होता है, तो वो फ्रेम को सपोर्ट किस तरीके से करता है? तो किसके थ्रू होता है? व्हील्स के थ्रू फ्रेम सपोर्ट करता है। तो जो जो भी व्हीकल का वेट होता है वो किस में पड़ता है? व्हील्स पे ही पड़ता है। तो इसी इसी के लिए जो राइट आंसर होगा व्हील्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर ऑफ अ फ्रेम दैट आर टिपिकली यूज टू सपोर्ट द इंजन इज। तो कितने नंबर ऑफ फ्रेम क्या करते हैं? इंजन को सपोर्ट करते हैं। तो 4 और 5, 1 और 2, 3 और 4, या 1 और 2। तो 3 से 4 फ्रेम लगे होते हैं इंजन को सपोर्ट करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द शॉक एब्जॉर्बर फंक्शन इज टू। तो शॉक एब्जॉर्बर का फंक्शन क्या होता है, या फिर क्या क्या काम करता है शॉक एब्जॉर्बर? तो स्ट्रेंथन फ्रेम, डैम्प स्प्रिंग और ऑसिलेशन, इम्प्रूव द रिजिडिटी ऑफ स्प्रिंग माउंटिंग, और लास्ट ऑप्शन है टू बी स्ट्रॉन्ग। तो क्या करता है जो डैम्प स्प्रिंग ऑसिलेशन? तो सस्पेंशन का काम क्या है? जो भी झटके हैं उसको एब्जॉर्ब करता है स्प्रिंग के थ्रू या डैम्पर के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रेशर रिक्वायर्ड टू डिफ्लेक्ट अ स्प्रिंग इन is called द स्प्रिंग। तो वेट, डिफ्लेक्शन रेट, या रिबाउंड? तो क्या कहते हैं? रेट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अ डबल एक्टिंग शॉक एब्जॉर्बर यूजुअली हैज। तो डबल एक्टिंग जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं उसमें कॉमनली क्या होता है, क्या चीज़ होती है? तो ऑप्शन है अनइक्वल प्रेशर एक्टिंग ऑन अदर साइड, इक्वल प्रेशर ऑन अदर साइड, प्रेशर एक्टिंग ओनली ऑन वन साइड, या फिर मिनिमल प्रेशर होता है। तो डबल एक्टिंग शॉक एब्जॉर्बर में क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा अनइक्वल प्रेशर एक्टिंग ऑन अदर साइड। तो डबल एक्टिंग जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं उसमें क्या होता है? अलग अलग साइड पे अलग अलग प्रेशर होता है, यानी कि अनइक्वल प्रेशर एक्टिंग ऑन अदर साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ कार द डायनामो फंक्शन इज टू। तो जो कार में डायनामो लगा रहता है उसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? तो एक्ट एज अ रिजर्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है उसके लिए एक रिजर्वायर का काम करता है। अगला है कॉन्टिन्यूसली रिचार्ज द बैटरी,
नेक्स्ट ऑप्शन है कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है पार्सली कन्वर्ट इंजन पावर इनटू द इलेक्ट्रिक पावर। तो डायनमो का क्या काम है, कंटिन्यूअसली रिचार्ज द बैटरी। तो डायनमो क्या है, जब जैसे इंजन चलेगा वैसे डायनमो भी अपना काम करना शुरू करता है। तो वो क्या क्या काम है, बैटरी को रिचार्ज करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो किंग पिन ऑफसेट इन अ व्हीकल। तो अगर किसी व्हीकल में किंग पिन का ऑफसेट नहीं दिया गया है किसी भी गाड़ी में, तो तब क्या कंडीशन हो सकती है। तो स्टार्टिंग स्टीयरिंग एफर्ट विल बी हाई, स्टार्टिंग स्टीयरिंग एफर्ट विल बी जीरो, बबलिंग ऑफ व्हील्स विल इंक्रीज, ब्रेकिंग एफर्ट विल बी हाई। यानी कि स्टीयरिंग में जो स्टार्टिंग में स्टीयरिंग का जो एफर्ट होगा वो ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगला ऑप्शन है कि कम लगाना पड़ेगा स्टार्टिंग में स्टीयरिंग के एफर्ट, या फिर टायर बबल करेंगे, यानी कि टायर बबलिंग करते हैं, यानी कि इधर उधर अनइवन चलते हैं, डोलते टाइप के जिसको बोलते हैं उसको बबलिंग कहते हैं। नेक्स्ट है ब्रेकिंग एफर्ट विल भी हाई, यानी कि ब्रेक लगाएगी तो थोड़े ब्रेक लगाने पे ज़्यादा ब्रेक लग जाते हैं, एकदम से लग जाते हैं। तो इनमें से कौन सी कंडीशन हो सकती है अगर किंग पिन ऑफसेट नहीं होता है व्हीकल्स में। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, स्टार्टिंग स्टीयरिंग एफर्ट विल भी हाई। जब स्टार्टिंग में स्टीयरिंग वो करेंगे यूज़ करेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा स्टीयरिंग को घुमाने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड इन अ 4 स्ट्रोक इंजन फॉर द बर्निंग ऑफ 1 लीटर ऑफ फ्यूल इज अबाउट। तो 1 लीटर फ्यूल को जलाने के लिए 4 स्ट्रोक इंजन में कितने एयर की रिक्वायरमेंट होती है 1 लीटर फ्यूल को जलाने के लिए। तो ऑप्शंस है एक, ऑप्शन नंबर बी है 9 से 10 क्यूबिक मीटर, ऑप्शन नंबर सी है 15 से 16, ऑप्शन नंबर डी है 2। तो राइट आंसर होगा इसका 9 से 10। अगला प्रश्न, द इग्नाइटिंग ऑफ द चार्ज इन अ स्पार्क इग्निशन इंजन प्रायर टू द स्पार्क occurring इन द स्पार्क प्लग इज रेफर्ड टू एज। तो ऑटो इग्निशन, प्री इग्निशन, डेटोनेशन कहेंगे, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये क्या ऑप्शन क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पहले इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं। द इग्नाइटिंग ऑफ द चार्ज इन अ स्पार्क इग्निशन इंजन प्रायर टू द स्पार्क अक्योरिंग इन द स्पार्क प्लग इज रेफर्ड। यानी कि जब स्पार्क प्लग की जो टाइमिंग है स्पार्क करने से पहले अगर फ्यूल जल जाता है, अपने आप ही स्पार्क होने से पहले फ्यूल जल जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या चीज़ कहते हैं। तो यही सिंपल इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑटो इग्निशन, प्री इग्निशन, डेटोनेशन, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है इसका प्री इग्निशन। तो प्री इग्निशन में क्या होता है, स्पार्क प्लग के स्पार्क करने से पहले ही फ्यूल जल जाता है। अगला प्रश्न है द एवरेज ड्राइवर रिएक्शन टाइम फ्रॉम आइडेंटिफाई व्हेन ऑब्स्ट्रक्शन इज यूज्ड। तो एवरेज किसी भी ड्राइवर का एवरेज रिएक्शन टाइम कितना रहता है किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए जिससे उसको नुकसान हो सकता है या ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। तो कितना रिएक्शन टाइम होता है एवरेज ड्राइवर का। तो 0.5 टू 1.7 सेकेंड्स, 4.5 टू 7 सेकेंड्स, 3.5 टू 4.5 सेकेंड, या फिर 7 से 10 सेकेंड। तो सिंपल ऑप्शंस दिए गए हैं, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 0.5 टू 1.7 सेकेंड का एवरेज रिएक्शन टाइम होता है किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन को पहचानने के लिए, एक किसी भी सामने जो चीज़ आ रही है उसको पहचानने के लिए। अगला प्रश्न है द फ्यूल इज पम्प्ड इनटू द सिलेंडर इन द डीजल इंजन व्हेन द पिस्टन इज। तो क्वेश्चन कह रहा है द फ्यूल इज पम्प्ड इनटू द सिलेंडर, यानी कि फ्यूल को सिलेंडर के अंदर पंप करने के लिए डीजल इंजन में जब पिस्टन क्या रहते हैं, तो पिस्टन की पोजीशन, पंप द फ्यूल टू द इंजेक्टर, अप्रोचिंग टीडीसी ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक। नेक्स्ट ऑप्शन है जस्ट आफ्टर टीडीसी ड्यूरिंग एन एग्जॉस्ट कंप्रेशन स्ट्रोक, या एग्जैक्टली एट टीडीसी आफ्टर द कंप्रेशन स्ट्रोक। तो राइट आंसर है इसका, पहले राइट आंसर देख लेते हैं, अप्रोचिंग टीडीसी ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक। तो क्या है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब एक बार हिंदी में भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो ये कहना चाह रहा, जो फ्यूल को पंप किया जाता है सिलेंडर में, यानी कि डीजल को जब भी हम सिलेंडर में इंजेक्टर करते हैं कंबशन चैम्बर में डीजल इंजन में,
तो किस टाइम पे करते हैं, उस टाइम पे पिस्टन की पोजीशन क्या रहती है। तो सिंपल क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, तो पिस्टन की पोजीशन क्या रहेगी, टीडीसी के पास होगा, यानी कि कंप्रेशन स्ट्रोक में होगा पिस्टन और लगभग टीडीसी के पास पहुंचने वाला ही होगा। तो उस टाइम पे इंजेक्ट कर दिया जाता है फ्यूल को डीजल इंजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, अगला प्रश्न। वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने स्टडी ग्रुप्स में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यस, तो अगला क्वेश्चन है, लुब्रिकेटिंग ऑयल डाइल्यूशन इज कॉज्ड बाय। तो लुब्रिकेशन ऑयल का डाइल्यूशन किसकी वजह से होता है। तो सॉलिड कंटामिनेट्स की लाइक डस्ट एटसेट्रा, सॉलिड कंबशन रेसिड्यूज, वॉर्न ऑफ पार्टिकल्स, या फिर वाटर से डाइल्यूशन होता है। तो किससे हो सकता है, वाटर से भी डाइल्यूशन हो सकता है, फ्यूल से डाइल्यूशन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, ऑयल स्क्रैपर रिंग सर्व द पर्पज ऑफ। तो ऑयल स्क्रैपर रिंग का क्या काम होता है, लुब्रिकेटिंग सिलेंडर वॉल्स, रिटेन कंप्रेशन, मेंटेन वैक्यूम, या रिड्यूस वैक्यूम। तो लुब्रिकेटिंग सिलेंडर वॉल को लुब्रिकेट करते हैं, या कंप्रेशन को रिटेन करते हैं, या वैक्यूम को मेंटेन बनाए रखते हैं, या वैक्यूम को कम करते हैं। तो क्या काम होता है ऑयल स्क्रैपर रिंग का, यानी कि जिसको हम ऑयल रिंग भी कहते हैं। तो सबसे पहले ऑयल रिंग कहाँ लगी रहती है, सबको पता है पिस्टन में लगी रहती है ऑयल रिंग, या ऑयल स्क्रैपर रिंग भी जिसे हम कहते हैं। तो काम क्या है, लुब्रिकेटिंग सिलेंडर वॉल्व। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, टिपिकली अ स्पीडोमीटर ड्राइव इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो स्पीडोमीटर कहाँ लगा होता है, गियर बॉक्स, डायनेमो, फैन बेल्ट, फ्रंट व्हील। तो फ्रंट व्हील में लगा रहता है, और किसी किसी में गियर बॉक्स में भी लगा रहता है, पर अब जो ज़्यादातर मॉडर्न मॉडर्न डे कार है तो उसमें अब फ्रंट व्हील में भी लगा रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पैसेंजर कार डिफरेंशियल यूनिट हैज़ अ गियर रेशियो ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो जो पैसेंजर कार का डिफरेंशियल होता है तो उसका गियर रेशियो कितना होता है पैसेंजर कार का। तो 3:1, 6:1, 2:1, 8:1। तो राइट आंसर होगा 3:1, 3:1। तो जो डिफरेंशियल होता है पैसेंजर कार का, उसका जो गियर रेशियो होता है वो होता है 3:1। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एग्जॉस्ट गैस लीकेज इनटू द कूलिंग सिस्टम इज मोस्ट ऑफन कॉज्ड बाय फॉल्टी। तो एग्जॉस्ट गैस की लीकेज हो रही है किसमें, कूलिंग सिस्टम में। तो किस कारण से होती है, क्या क्या कारण है, क्या दिक्कत है। तो सिलेंडर हेड गैस्केट के कारण से हो रही है, मैनिफोल्ड गैस्केट के कारण से हो रही है, वाटर पंप के कारण से हो रही है, या रेडिएटर के कारण से हो रही है। तो सिलेंडर हेड गैस्केट के कारण से हो रही है। अगर सिलेंडर हेड गैस्केट खराब है तो क्या एग्जॉस्ट गैसेस कूलिंग सिस्टम में भी जा सकती हैं, या लुब्रिकेटिंग सिस्टम में भी जा सकती है। तो सिलेंडर हेड गैस्केट से काफ़ी नुकसान होते हैं। अगला प्रश्न, इन द केस ऑफ टाटा ऑटोमोबाइल्स द फ्रेम प्रोवाइडेड फॉर सपोर्ट द चेसिस मॉड्यूल एंड द बॉडी इज। तो जो टाटा कंपनी के जो भी ऑटोमोबाइल्स हैं, यानी कि जो भी गाड़ियां हैं टाटा कंपनी की, तो उसमें जो फ्रेम प्रोवाइड किए जाते हैं तो किस टाइप के चेसिस फ्रेम होते हैं जो चेसिस को सपोर्ट करते हैं। तो क्रॉस मेंबर टाइप होते हैं, क्रॉस मेंबर टाइप फ्रेम होते हैं, या सेंटर बीम फ्रेम होते हैं, या वाई शेप ट्यूब फ्रेम होते हैं, या सेल्फ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर फ्रेम होते हैं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, क्रॉस मेंबर टाइप फ्रेम होते हैं टाटा के ऑटोमोबाइल्स में, यानी कि टाटा की जो भी गाड़ियां होती हैं उसमें क्रॉस मेंबर टाइप के फ्रेम होते हैं ज़्यादातर। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम। तो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम से कौन सी, इन ऑप्शन में से कौन सी एक चीज़ बिलोंग नहीं करती, यानी कि यूज़ नहीं होती है हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में। तो व्हील सिलेंडर यूज़ होता है, व्हील सिलेंडर, स्टेयरिंग मैकेनिज्म, ब्रेड शॉ, मास्टर सिलेंडर। ये ब्रेक शो होगा, ये वाला क्या होगा, ब्रेक शू। तो ये टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है। तो जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, स्टेयरिंग मैकेनिज्म। तो स्टेयरिंग मैकेनिज्म स्टेयरिंग सिस्टम में होता है। बाकी जो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम होता है उसमें व्हील सिलेंडर भी लगा रहता है।
ब्रेक शू भी होते हैं, मास्टर सिलेंडर भी होता है। अगला प्रश्न, द सुपर चार्जिंग मेथड इज इंटेंड फॉर। तो सुपर चार्जिंग मेथड का क्या काम होता है, किस लिए सुपर चार्जिंग की जाती है? रेजिंग एग्जॉस्ट प्रेशर, इंक्रीज डेंसिटी ऑफ इंटेक एयर, प्रोवाइडिंग एयर फॉर कूलिंग, नन ऑफ द अबव। तो सुपर चार्जिंग मेथड का यूज़ किस लिए किया जाता है? जो एयर की डेंसिटी है उसको इंटेक में इंक्रीज किया जाता है, यानी कि जब भी सिलेंडर में एयर जानी होती है तो उसकी डेंसिटी बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा हम एयर को एंटर कराते हैं सुपर चार्जिंग के मेथड में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल फ्यूल इज कंपैरिजन टू डीजल। इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। डीजल फ्यूल इज कंप्रेशन टू डीजल, मोर डिफिकल्ट टू इग्नाइट, लेस डिफिकल्ट टू इग्नाइट, इक्वल डिफिकल्ट टू इग्नाइट, नन ऑफ द अबव। तो मोर डिफिकल्ट टू इग्नाइट होता है कंपेयर टू पेट्रोल होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? पेट्रोल होगा या गैसोलाइन होगा। तो किसके, डीजल क्या होता है? मोर डिफिकल्ट होता है इग्नाइट करने के लिए, यानी कि जलाने के लिए पेट्रोल के कंपैरिजन में। तो ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है द इंजन फ्लाईव्हील इज सराउंडेड बाय अ रिंग गियर। तो इंजन का जो फ्लाईव्हील होता है उसके चारों तरफ क्या होता है? रिंग गियर लगा रहता है। तो वो किस किस पर्पस के लिए लगा रहता है, क्या फंक्शन होता है उसका? तो ऑप्शन है टू अचीव अ यूनिफॉर्म पेस, नेक्स्ट ऑप्शन है यूजिंग अ सेल्फ स्टार्टर टू स्टार्ट द इंजन, यानी कि सेल्फ स्टार्टर के लिए यूज़ करने के लिए होता है जिससे कि इंजन स्टार्ट हो सके। नेक्स्ट है टू रिड्यूस नॉइस, आवाज़ को कम करने के लिए, या ऑब्टेन वेरिएट इंजन स्पीड, यानी कि इंजन की अलग अलग स्पीड के लिए यूज़ किया जाता है। तो रिंग गियर का यूज़ क्या होता है फ्लाईव्हील में? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, यूजिंग अ सेल्फ स्टार्टर टू अ स्टार्ट द इंजन। तो जो सेल्फ स्टार्टर मोटर रहती है उसका जो गियर रहता है वो इसी के साथ मैच होता है, किसके साथ? रिंग गियर के साथ मैच होता है। और सेल्फ स्टार्टर मोटर की जो पावर होती है वो फ्लाईव्हील पे ट्रांसफ़र करती हैं, तो रिंग गियर के थ्रू ही ट्रांसफ़र करता है। तो ये था रिंग गियर, फ्लाईव्हील, रिंग गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेक्शन वैक्स इज यूज टू प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ अ कार बिकॉज। तो जो वैक्स किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है कार की बॉडी को? तो वाटर को रिप्लेंट करके करता है, यानी कि वाटर को डिस्ट्रैक्ट करता रहता है, या फिर जो भी गंदगी होती है उसको अलग से रोक के, या सरफेस को शाइनिंग करता है। तो इनमें से कोई सा भी एक चीज करता है वैक्स, जो कार की बॉडी पे लगा रहता है। अगला प्रश्न है, द मटेरियल यूज टू मेक सिंथेटिक रबर। तो सिंथेटिक रबर के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है? तो ब्यूटाडाइन से सिंथेटिक रबर को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ऑयल इज मल्टीग्रेड ऑयल। तो ऑप्शंस दिए गए हैं SAE 30, SAE 20, SAE 40, SAE 80। तो राइट आंसर होगा इसका SAE 20, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आगे अब रेगुलर क्लासेस होगी, रोज़ आपकी क्लास 8 बजे लाइव कर दी जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल पे 9 बजे डेली क्विज़ होंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।